हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। तो दोस्तों 11th क्लास की आज बारी है और 11th क्लास में लेसन चल रहा है तत्वों का वर्गीकरण एवं उनके गुणधर्म। तो उनके गुणधर्म आज हम शुरू करने जा रहे हैं। वर्गीकरण के बारे में पहले हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, आधुनिक आवर्त सारणी तक की बातें हमने कर ली हैं और गुणधर्मों में आज पहला गुण पढ़ रहे हैं। कौन सा? परमाणु त्रिज्या। शुरू करें। क्या होती है परमाणु त्रिज्या? देखिए बच्चों कि मेरे पास ये एक परमाणु था जिसके अंदर बीच में नाभिक है और बाहर क्या है? कोश है। ठीक है। और ये सबसे बाहर वाले कोश के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन पड़ा है। ठीक है। तो इस परमाणु के नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को, इस पूरी दूरी को हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं। इसे हम परमाणु आकार भी कहते हैं। ठीक है। तो आपको एक परिभाषा याद होगी कि किसी परमाणु के नाभिक और उसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं। लेकिन इस परमाणु त्रिज्या को ज्ञात करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या प्रॉब्लम आती है, क्या समस्या आती है? एक समस्या तो ये आती है कि भाई हम इसको माप पाए, इसके लिए ये जरूरी है कि ये परमाणु हमें अकेला मिले। लेकिन परमाणु तो अकेला रहता नहीं है, परमाणु जो है वो किसी ना किसी के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो इसमें पहली समस्या तो ये है कि परमाणु जो है वो अकेला नहीं पाया जाता, जिसको हम केमिस्ट्री की भाषा में कहें तो कहेंगे कि भाई परमाणु विलगित अवस्था में नहीं पाया जाता, ये किसी ना किसी और परमाणु के साथ जुड़ा हुआ होता है या किसी संकुलित अवस्था में होता है। एक तो ये समस्या है इसको मापने में। दूसरी समस्या क्या आती है? दूसरी समस्या तो अब यही इसी की दूसरी समस्या होगी कि ये परमाणु जो है किसी ना किसी के साथ बंधा हुआ रहता है, अकेला नहीं रहता। और फिर ये समस्या देखो, तीसरी समस्या बड़ी बात है क्या कि नाभिक के बाहर कितनी भी दूरी तक चली जाओ, कोई ऐसी दूरी नहीं है जिसके बाद हम ये कह दें कि यार इसके बाद तो इलेक्ट्रॉन पाया ही नहीं जा सकता। इसके बाद कहीं भी, मतलब नाभिक के बाहर कहीं भी कितनी भी दूरी पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना हो सकती है। अगर हमने ये मान लिया कि ये सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन था और हमने ये त्रिज्या ज्ञात कर ली और हो सकता है कि इससे आगे भी कोई इलेक्ट्रॉन पाया जाए, तो त्रिज्या तो फिर ये होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये अगर त्रिज्या हम ज्ञात करते हैं तो वो संभावित त्रिज्या हो सकती है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन आगे भी पाया जाए तो ये त्रिज्या बड़ी भी हो सकती है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, तीसरी समस्या ये है कि नाभिक के बाहर अनंत दूरी तक कोई भी स्थान ऐसा नहीं होता जहां पर हम ये कह दें कि इसके बाद इलेक्ट्रॉन पाया ही नहीं जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ समस्याएं हैं परमाणु त्रिज्या को ज्ञात करने में। तो फिर हम परमाणु त्रिज्या किस प्रकार से ज्ञात करें? अब हमारी बड़ी समस्या है कि परमाणु बंधा हुआ रहता है, किसी के साथ अकेला नहीं पाया जाता। तो चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, बंधी हुई अवस्था में हम क्या करते हैं, उसकी त्रिज्या निकालते हैं। और बंद वो किस प्रकार से बना सकता है, उस आधार पर अलग अलग प्रकार की त्रिज्याएं हो सकती हैं। ठीक है। कोई परमाणु जो है वो जिस जिस प्रकार से बंद बनाएगा उस प्रकार से त्रिज्याएं हो जाएंगी। तो पहला जो बंध बनाता है परमाणु, वो बनाता है सहसंयोजक बंध। ठीक है। इसलिए जो उसकी त्रिज्या जो ज्ञात की जाएगी वो सहसंयोजक त्रिज्या ज्ञात की जाएगी, कोवलेंट रेडियस निकाली जाएगी। इसको परमाणु आकार भी हम कहते हैं। तो सहसंयोजक त्रिज्या कैसे निकलेगी? हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें दो परमाणु सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हैं। एग्जाम्पल मैंने लिया H2। क्या लिया? H2। ठीक है। ये H2 किस प्रकार से आपस में बंध बना रखे हैं? दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है जिसका ये नाभिक और इसके ये बाहर एक कोश। इसी प्रकार से एक दूसरा हाइड्रोजन है जिसका ये नाभिक, ये मैंने इसका नाभिक बना दिया और इसके बाहर ये कोश बना दिया। ठीक है। अब मुझे इस हाइड्रोजन की त्रिज्या निकालनी है। एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, इसकी त्रिज्या निकालनी है। तो मैं क्या करूं, इन दोनों के नाभिकों की बीच की दूरी निकाल लेता हूं, ये वाली, ये लो। ये दूरी जो है वो क्या कहलाती है? अंतर नाभिकीय दूरी कहलाती है। इस दूरी को हम क्या कहते हैं? अंतर नाभिकीय दूरी। अंतर नाभिकीय दूरी का मतलब दो नाभिकों के बीच की दूरी, इसको हम कहते हैं अंतर नाभिकीय
अंतरनाभिकीय दूरी। ठीक है, अब हम क्या करें कि अगर मुझे इसकी त्रिज्या निकालनी है तो मैं क्या करता हूं, इसको यहां से बीच में से आधा कर देता हूं। आधा कर दूंगा तो यहां से यहां तक की त्रिज्या एक हो जाएगी, जिसको अपने क्या कहेंगे, ये मैं अलग इंक से बना देता हूं, यहां से यहां तक की त्रिज्या आर हो जाएगी, यहां से यहां तक की त्रिज्या इसकी आर हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करें कि सहसंयोजक बंध से बंधे हुए परमाणुओं का अंतरनाभिकीय दूरी का अगर आधा कर दिया जाए, इसमें से आधा बांट दिया जाए, तो यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या हो जाएगी, यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो आपके पास इस हाइड्रोजन परमाणु की जो त्रिज्या आएगी, सहसंयोजक त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र क्या हो गया, त्रिज्या बराबर हो जाएगी अंतरनाभिकीय दूरी बटा में 2। और हाइड्रोजन की प्रैक्टिकल करके दूरी ज्ञात की गई, तो ये 74 पिकोमीटर है, ये अंतरनाभिकीय दूरी, और इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी तो 2 से भाग दो और कितना आ जाएगा, 37 पिकोमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम इसकी सहसंयोजक त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो पहले तो सहसंयोजक त्रिज्या की परिभाषा जान लो कि सहसंयोजक बंध से, ये सहसंयोजक बंध शब्द कहां से आया, बंध से, कि सहसंयोजक बंध से बंधे हुए दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है, सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। तो इस प्रकार से हम सहसंयोजक त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो ये मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिया। लेकिन बच्चों क्या होता है कि अगर हमारे पास इसके अंदर दो बातें विशेष ध्यान रखनी है। एक पॉइंट क्या ध्यान रखना है इसके अंदर, वो ये ध्यान रखना है कि जैसे मैंने कार्बन की परमाणु त्रिज्या निकाली, तो कार्बन और कार्बन जो आपस में बंधे हुए थे वो इस प्रकार से बने हुए थे, कार्बन और कार्बन आपस में सिंगल बंध से बंधे हुए थे। ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी, अंतरनाभिकीय दूरी जो थी वो कितनी थी, 154 पिकोमीटर थी। अब मुझे इसकी त्रिज्या निकालनी है, तो मैं क्या करूं, अंतरनाभिकीय दूरी का आधा कर दूं। अंतरनाभिकीय दूरी है 154 और इसको भाग दिया 2 से, तो 2 7 14, 2 7 14, 77 पिकोमीटर जो है कार्बन और कार्बन के बीच में जो त्रिज्या है वो कार्बन की वो 77 पिकोमीटर आ गई, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में जो बंध लंबाई थी, अंतरनाभिकीय दूरी थी वो 154 पिकोमीटर थी, उसको मैंने आधा किया तो मेरे पास कार्बन की त्रिज्या आ गई। लेकिन बच्चों अगर ये बंध एक की बजाय कार्बन और कार्बन के बीच में दो बंध आ जाएं, तो क्या करेंगे, दो बंध आ गए तो दो बंध की वजह से ये दूरी जो है वो घट जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर दो परमाणुओं को एक रस्से से बांधा हुआ है तो वो दूर दूर रहेंगे, अगर उनको दो रस्सों से कस के बांधोगे तो वो थोड़ा पास आ जाएंगे, और 3 रस्सों से कस के बांधोगे तो थोड़ा और पास आ जाएंगे। इसका मतलब बंधों की संख्या बढ़ने से, यहां पर एक बंध या दो बंध या 3 बंध, बंधों की संख्या बढ़ने से बंध लंबाई घट गई, और बंध लंबाई घटेगी तो उसका आधा भी घट जाएगा, मतलब अंतरनाभिकीय दूरी घटेगी तो उसका आधा भी घट जाएगा, और आधा घट जाएगा तो मतलब त्रिज्या घट जाएगी। इसमें त्रिज्या सबसे ज्यादा होगी, इसमें त्रिज्या कम होगी, और इसमें त्रिज्या सबसे कम होगी। ठीक है बच्चों, तो सही जो त्रिज्या है वो तो एकल बंध से ही ज्ञात की जा सकती है। द्विबंध या त्रिबंध में तो परमाणु त्रिज्या जितनी होती है उससे क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, तो एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो हमें परमाणु त्रिज्या निकालनी है वो कब निकालनी है, जब वो दो तत्व जो है वो आपस में सिंगल बॉन्ड से, एकल बंध से जुड़े हुए हों। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो परमाणु त्रिज्या जो है वो घट जाएगी। क्लियर हुई बात, एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। चलिए दूसरा पॉइंट जो है वो आपको क्या ध्यान रखना है, सेकंड पॉइंट ये है कि अगर अभी तो हमने देखो यहां पर एग्जांपल लिया, ये जो एग्जांपल लिया, इनमें दो एक जैसे परमाणु आपस में जुड़े हुए थे। अगर दो अलग अलग परमाणु आपस में जुड़े हो, जैसे मैंने लिख दिया HF, एग्जांपल क्या लिख दिया, HF, दो अलग अलग परमाणु जुड़े हुए हो तो क्या होगा, ये ध्यान रखना है अपने को। बच्चों अगर अलग अलग परमाणु आपस में जुड़े होंगे ना तो क्या होगा कि जैसे मैंने लिखा H और F, ठीक है, ये क्या होगा कि दो अलग अलग परमाणु होते हैं ना, तो इन दो अलग अलग परमाणुओं में विद्युत ऋणता में अंतर के कारण आकर्षण बढ़ जाता है। अब ये विद्युत ऋणता शब्द क्या है यह हम इस लेसन में आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप ये जान लें कि इस बंध को अपनी ओर खींचने की क्षमता विद्युत ऋणता कहलाती है। इस बंध को अगर फ्लोरीन में ज्यादा है तो फ्लोरीन अपनी तरफ खींच लेगा, हाइड्रोजन में ज्यादा है तो इस बंध को हाइड्रोजन अपनी तरफ खींच लेगा।
तो इस विद्युत ऋणता में अंतर के कारण मैं यहां पर शब्द लिख रहा हूं, आपको हो सकता है ये शब्द नहीं समझ में आए, लेकिन अगला जो है अगली क्लासेस के अंदर ये विद्युत ऋणता आने वाली है, इसी लेसन में है। ठीक है, विद्युत ऋणता में अंतर के कारण जो है बंध लंबाई क्या हो जाती है, या अंतर नाभिकीय दूरी जो है, जिसको अपने बंध लंबाई भी कहते हैं, अंतर नाभिकीय दूरी क्या हो जाती है, घट जाती है। अंतर नाभिकीय दूरी घट जाती है। ठीक है, अब अंतर नाभिकीय दूरी घट जाएगी तो परमाणु त्रिज्या भी जो है वो क्या हो जाएगी, परमाणु त्रिज्या भी घट जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर अलग अलग परमाणु होंगे तो उनमें दोनों में अलग अलग प्रकृति होगी, विद्युत ऋणता में अंतर होगा, दोनों की विद्युत ऋणता अलग अलग होगी, तो ये अंतर नाभिकीय दूरी जो है वो घट जाएगी, और घट जाएगी तो क्या होगा, परमाणु त्रिज्या भी घट जाएगी। ठीक है, और इसके लिए अपने पास क्या है कि अगर देखो यहां पर क्या है कि एक अंतर नाभिकीय दूरी ज्ञात करने का एक सूत्र है, वो क्या है कि डी ए बी, मतलब ए और बी के बीच की जो अगर अंतर नाभिकीय दूरी ज्ञात करनी है तो इसका सूत्र ये होता है कि आप ए की त्रिज्या और बी की त्रिज्या को जोड़ करके उसमें से 0.09 एक्स डेल्टा एक्स घटा दो, डेल्टा एक्स। ठीक है, -0.09 डेल्टा एक्स अगर घट जाए तो जो है वो अंतर नाभिकीय दूरी आएगी। ये डेल्टा एक्स क्या है, विद्युत ऋणता में अंतर, विद्युत ऋणता में अंतर। तो ये विद्युत ऋणता में अंतर अगर ज्यादा होगा तो ये मान ज्यादा आएगा, मतलब माइनस वाला मान ज्यादा आएगा, माइनस वाला मान ज्यादा आएगा तो ये इसमें से घटेगा ज्यादा, तो अंतर नाभिकीय दूरी क्या आएगी, कम आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से परमाणु त्रिज्या में अंतर जितना ज्यादा होगा अंतर नाभिकीय दूरी उतनी ही कम होगी। ये दो बातें जो है सहसंयोजक त्रिज्या में आपको ध्यान रखनी जरूरी है। तो अगर आपको सही त्रिज्या ज्ञात करनी है तो अब दो चीजें ध्यान में आ गई, क्या कि एक तो जो है वो दोनों परमाणु जो है एक जैसे होने चाहिए, जैसे एच एच या सी सी या सीएल सीएल एक जैसे परमाणु होने चाहिए, एक बात। और दूसरी बात जो है कि उनके बीच में बंध भी कैसा होना चाहिए, एकल सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तब जो है हमारे पास सही सहसंयोजक त्रिज्या आती है। अगर बंध बढ़ गए तो भी त्रिज्या छोटी हो जाएगी, और विद्युत ऋणता में अंतर बढ़ गया तो भी त्रिज्या छोटी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से सहसंयोजक त्रिज्या का जो है ये पार्ट आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें। चलिए अब अपने पास दूसरे प्रकार की जो त्रिज्या आती है, एक बात ध्यान रखना कि सहसंयोजक बंध जो है ना मजबूत होता है, मजबूत होने की वजह से ये परमाणु पास में होते हैं तो इसका अंतर नाभिकीय दूरी कम आती है तो इसकी त्रिज्या भी जो है वो कम होती है। ठीक है, अब दूसरी बात जो है वो ध्यान क्या करनी है, इधर देखें साफ कर रहा हूं मैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए अब एक जो दूसरी त्रिज्या है वो है वान डेर वाल्स त्रिज्या। क्या है, वान डेर वाल्स त्रिज्या। चलिए देखो अपने पास अब दूसरी त्रिज्या आपने पढ़नी है, क्या, वान डेर वाल्स त्रिज्या। वांडर ऐसे लिखना है, वान डेर वाल्स त्रिज्या। अब ये जो वान डेर वाल्स त्रिज्या है ये क्या होती है, ये अब दो परमाणुओं को, दो जो है बंध को जोड़ना है, मतलब वान डेर वाल्स बंध। ये वान डेर वाल्स शब्द किससे आया है, वान डेर वाल्स बंध से आया है। ठीक है, और वान डेर वाल्स बंध किस में पाया जाता है, वान डेर वाल्स बंध जो है, ये वान डेर वाल्स बंध जो है वो या तो किसी अणुओं के मध्य पाया जाता है, परमाणुओं के मध्य नहीं, अणुओं के मध्य, या फिर अक्रिय गैस के अणुओं के मध्य, अक्रिय गैस के परमाणुओं के मध्य, अक्रिय गैस के परमाणुओं के मध्य जो है वान डेर वाल्स बंध पाया जाता है, या फिर किसी अणुओं के मध्य पाया जाता है। जैसे अगर मैंने लिखा Cl और Cl के बीच में कौन सा बंध है, तो सहसंयोजक बंध है, क्योंकि दो परमाणु हैं। अगर मैं कहूं Cl2 और Cl2 के बीच में कौन सा बंध है, तो ये वान डेर वाल्स बंध है, क्योंकि Cl2 एक अणु हो गया और इधर भी Cl2 एक अणु हो गया, इनके बीच में जो बंध बनेगा वो कौन सा बनेगा, वान डेर वाल्स बंध बनेगा। लेकिन Cl और Cl के बीच में कौन सा बंध बनेगा, सहसंयोजक बंध बनेगा, क्योंकि ये दो परमाणु हैं। अगर मैं बात करूं
अक्रिय गैसों की, तो जिनॉन और जिनॉन के बीच में कौन सा बंध बनेगा? वान डेर वाल्स बंध बनेगा। आप कहोगे सर ये भी तो परमाणु है, इनके बीच में तो सहसंयोजक बंध बनना चाहिए, लेकिन नहीं, अक्रिय गैस का परमाणु है, इसलिए इसमें भी कौन सा बंध बनेगा? वान डेर वाल्स बंध बनेगा। तो वान डेर वाल्स बंध दो जगह पाया जाएगा, या तो अणुओं के मध्य, मतलब Cl2 इस प्रकार के दो अणुओं के मध्य, या फिर अक्रिय गैसों के परमाणुओं के मध्य वान डेर वाल्स बंध बनता है। और ये वान डेर वाल्स बंध जो है वो कैसा होता है? कमजोर बंध होता है। सहसंयोजक बंध मजबूत था, वान डेर वाल्स बंध जो है वो कमजोर होता है। इसको समझने के लिए इधर आ जाओ, इधर देखें, ये मैं एक लिखता हूं, Cl2 और Cl2 के बीच में बंध कैसे बना? देखो ऐसे समझे कि यहां पर मैं दो Cl बना रहा हूं, इधर देखें, ये Cl2 बनाना है मुझे, Cl2। तो Cl2 बनाने के लिए दो Cl जोड़नी पड़ेंगी। ये लो मैंने दो Cl जोड़ दी, ये एक Cl, ये दो Cl, दोनों को जोड़ करके ये जो है मैंने क्या बना लिया है? Cl2। ठीक है, अब इसके साथ मैंने दूसरा Cl2 और बनाना है, दूसरा Cl2 और बना लिया, और उसके अंदर बंध कमजोर है इसके साथ में, तो वो इसको ओवरलैप नहीं करेगा, इससे थोड़ा साइड रहेगा। जैसे मान लो ये आ गया, इससे थोड़ा सा टच करा देते हैं अपने, ठीक है, और ये लो, ये एक और Cl और ये दूसरा Cl। ठीक है, अब क्या हो गया कि ये भी एक Cl2 है, और ये पूरा एक Cl2, ये पूरा एक Cl2। अब इस Cl2 और Cl2 के बीच में यहां जो बंध है वो वान डेर वाल्स बंध है। ठीक है, तो अब आप चेक करें कौन कौन से बंध कहां कहां है। ये वाला बंध कौन सा है? ये वाला बंध है सहसंयोजक बंध। कौन सा बंध है? सहसंयोजक बंध, क्योंकि ये किसके बीच में है? Cl और Cl के बीच में है। अब ये पूरा क्या बन गया? Cl2। इधर वाला बंध किसके बीच में? ये भी Cl और Cl के बीच में है, ये भी सहसंयोजक बंध है। लेकिन अब ये Cl2 बन गया, ये भी Cl2 बन गया, इन दोनों के बीच ये जो बंध बना, ये वाला कौन सा बंध बना? वान डेर वाल्स बंध बना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि Cl और Cl के बीच में सहसंयोजक बंध, Cl और Cl के बीच में सहसंयोजक बंध, लेकिन Cl2 और Cl2 के बीच में ये जो बंध बना, ये कौन सा बंध बना है? वान डेर वाल्स बंध बना है। ठीक है, तो अगर मैं यहां से लेकर के इधर देखें, इस नाभिक और यहां से इसके बीच की दूरी, ये अगर त्रिज्या निकालूंगा, तो ये वाली त्रिज्या जो है वो, ये त्रिज्या जो आएगी वो कौन सी त्रिज्या आएगी बच्चों? ये त्रिज्या आएगी हमारे पास सहसंयोजक त्रिज्या आएगी, क्योंकि ये वाला बंध कौन सा है? सहसंयोजक बंध है। तो ये जो आर आएगी वो तो कौन सी आएगी? सहसंयोजक त्रिज्या आएगी। लेकिन अगर मैं ऐसे करूं कि इस नाभिक और इस अंतर नाभिक की दूरी, ये वाली दूरी ज्ञात करूं, तो ये वाली दूरी जो है, ये वाली क्या आएगी? ये आएगी, यहां पर बंध कौन सा बना है? वान डेर वाल्स बंध, तो इसलिए ये वाली त्रिज्या कौन सी होगी? वान डेर वाल्स त्रिज्या होगी। कौन सी होगी? वान डेर वाल्स त्रिज्या होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तो सहसंयोजक त्रिज्या है, इसको थोड़ा सीधा करेंगे अपने। ये तो कौन सी त्रिज्या है? सहसंयोजक त्रिज्या इन दोनों के बीच की। ऐसे मैं थोड़ा अलग कलर से बना देता हूं, देखो ये इस तरीके से आई। यहां पर इन दोनों के बीच की ये जो त्रिज्या है, ये वाली, ये तो कौन सी है? सहसंयोजक त्रिज्या। लेकिन इसके बीच में यहां जो त्रिज्या आ रही है, ये कौन सी त्रिज्या है? वान डेर वाल्स त्रिज्या है। ठीक है, और वान डेर वाल्स बंध जो है वो कमजोर होता है, इसलिए इसकी अंतरनाभिक की दूरी क्या आएगी? ज्यादा। मतलब बंध कमजोर होगा तो ये दूर दूर होंगे, तो अंतरनाभिक की दूरी क्या आएगी? ज्यादा आएगी, तो उसका आधा भी ज्यादा होगा, मतलब वान डेर वाल्स त्रिज्या का मान तो ज्यादा होगा और सहसंयोजक त्रिज्या का मान कम होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सहसंयोजक बंध जो है मजबूत होता है। अब एग्जाम्पल जो हमने लिखा है कि अगर मैं बात करूं Cl2 की, तो Cl2 के अंदर Cl और Cl के बीच में जो बंध लंबाई है वो तो कितनी आती है अपने पास? कि अपने जो है, इसको मैं लिखवा दूं अगर इसका मान, तो ये आएगा कितना? लगभग अपने पास आएगा कि 180 पिकोमीटर तो आएगी वान डेर वाल्स त्रिज्या। वान डेर वाल्स त्रिज्या जो है ये तो कितनी आएगी? 180 पिकोमीटर। ठीक है, और जो सहसंयोजक त्रिज्या है वो लगभग अपने पास इससे कम आएगी, कितनी? 99 पिकोमीटर। 99 पिकोमीटर।
ठीक है, तो सहसंयोजक त्रिज्या कम होती है, वान डेर वाल्स त्रिज्या क्या होती है, ज्यादा। ठीक है, तो ये क्या है कि इस तरीके से अपने ये निकाल लेंगे कि भाई सहसंयोजक त्रिज्या इसमें कम आएगी और वान डेर वाल्स त्रिज्या जो इसमें ज्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि वान डेर वाल्स बंध जो है वो क्या होता है, कमजोर होता है। कमजोर होने की वजह से ये दूर दूर रहेंगे तो इसके अंतर्नाभी की दूरी ज्यादा आएगी, इसलिए त्रिज्या भी ज्यादा आएगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। लो, ये वान डेर वाल्स त्रिज्या का भी ले ले आप स्क्रीन शॉट, और इसके बाद नेक्स्ट जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, इसके बाद एक लास्ट और रह गया, क्या, धात्विक त्रिज्या। कौन सी रहेगी, धात्विक त्रिज्या। चलो, ये स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको बनाना आना चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए बात। आपको ये बात भी बहुत अच्छे से जाननी है कि वान डेर वाल्स बंध या तो अणुओं में पाया जाता है या फिर अक्रिय गैसों के परमाणुओं में पाया जाता है। चलिए, फिर जो तीसरे प्रकार की त्रिज्या है वो है हमारे पास धात्विक त्रिज्या। कौन सी है, धात्विक त्रिज्या। अब धात्विक त्रिज्या कौन सी होती है कि धातु परमाणुओं के बीच में जो बंध पाया जाएगा। धात्विक त्रिज्या में आपके पास धातु परमाणु आएंगे और धातु परमाणुओं के बीच में बंध कौन सा बनेगा, धात्विक बंध। धातु परमाणुओं के बीच में कौन सा बंध बनेगा, धात्विक बंध। मतलब मैंने ये दो धातु लिए कि जैसे कॉपर ले लिया या कोई भी ले लिया, ये दो धातु परमाणु लिए इस तरीके से, ठीक है, ये दो धातु परमाणु लिए। अब इनके बीच में जो बंध होगा उस बंध का नाम क्या होगा, धात्विक बंध। अब धात्विक बंध का जो अंतर्नाभी की दूरी है, इन दो संकुलित जो पास पास पड़े परमाणुओं के बीच की जो दूरी है वो अंतर्नाभी की दूरी है, और इसका जो आधा आएगा वो कौन सी आएगी, धात्विक त्रिज्या आएगी। इसकी भी जो है वो धात्विक त्रिज्या आएगी। ठीक है, और धात्विक बंध जो है ना वो सहसंयोजक बंध से तो कमजोर होता है, लेकिन वान डेर वाल्स बंध से क्या होता है, मजबूत। ठीक है, इसकी अगर परिभाषा देनी है तो धात्विक बंध से बंधे धातु परमाणुओं के अंतर्नाभिकीय दूरी का आधा धात्विक त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं। और धात्विक बंध जो है वो सहसंयोजक बंध से तो कमजोर होता है, लेकिन वान डेर वाल्स बंध से मजबूत होता है। इसलिए ये त्रिज्या जो है वो इस प्रकार से आएगी कि सबसे छोटी तो होती है सहसंयोजक त्रिज्या। कौन सी होती है, सहसंयोजक त्रिज्या जो है वो सबसे छोटी होती है। इसके बाद होती है धात्विक त्रिज्या, और उसके बाद होती है कौन सी, सबसे लास्ट में होती है वान डेर वाल्स। वान डेर वाल्स त्रिज्या जो है सबसे बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि ये वान डेर वाल्स बंध सबसे कमजोर होता है, सहसंयोजक बंध सबसे मजबूत होता है। मजबूत होने की वजह से ये त्रिज्या सबसे कम, ये ज्यादा, और वान डेर वाल्स बंध सबसे कमजोर है, इसलिए इसकी वान डेर वाल्स त्रिज्या सबसे ज्यादा होगी। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हमने 3 प्रकार की त्रिज्याओं की बात करी। एक आयनिक त्रिज्या भी है, लेकिन वो आगे पढ़ेंगे। तो 3 प्रकार की त्रिज्याओं की बात करी, एक सहसंयोजक त्रिज्या, वान डेर वाल्स त्रिज्या और धात्विक त्रिज्या। इनका क्रम ये है, कैसे ज्ञात की जाती है, क्या समस्याएं आती हैं, ये सब बातें हमने कर ली हैं। अब हमने पढ़ना है कि इस त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। मतलब किन कारणों से ये त्रिज्या घटेगी और किन कारणों से ये त्रिज्या बढ़ेगी। ठीक है, तो वो अपने पढ़ेंगे अगली क्लास में, क्योंकि लंबी क्लास चलनी है परमाणु त्रिज्या की। पहले हमने कल हमने प्रभावित करने वाले कारक पढ़ने हैं, और साथ में हमने पढ़ना है कि भाई ये आवर्त में, वर्ग में, इसमें त्रिज्या में किस प्रकार से परिवर्तन आता है, ये पढ़ना है। और फिर हमने इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो इसलिए ये लंबा टॉपिक चलेगा, 2-3 एपिसोड में इसको मैं करवाऊंगा। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहें। गुड बाय, गुड लक दोस्तों।